संगति का महत्व विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और परंपरा में स्वीकार किया गया, क्योंकि संगति क्या करती है। सठ सुधरई सत्संगति पाई। जो मूर्ख है वह भी संगति पाकर के सुधर जाता है, लेकिन जो संगति को की उपेक्षा करता है, निसंदेह उसमें सुधार नहीं हो पाता। जिस कालखंड में भारत में विदेशी शिक्षा का प्रचलन था, अनेक लोग गए, अध्ययन किए यूरोप में और उन्होंने ज्ञानार्जन भी किया। लेकिन ज्ञानार्जन किस प्रकार का? भौतिक सुविधाओं का, चालाकी का, चतुराई का। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी संगति थी और सत्संगत थी। उनके भीतर राष्ट्र की प्रेरणा, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र का प्रभाव विद्यमान था। भारतीय संस्कृति का स्वरूप उनमें विद्यमान था, निहित था। ऐसे महापुरुष की संख्या अधिक थी, लेकिन कुछ ऐसे भी अध्येता थे जो पूरी तरह उस परिवेश में ढल गए। बचपन में हम लोग सुना करते थे कि एक ऐसा व्यक्ति अध्ययन के लिए यूरोप गया, यूके गया, इंग्लैंड गया और उसमें व्यभिचारिता थी, दुराचरण था। इस नाते जिस भवन में वह रहता था, ऊपरी तल पर, वहाँ उसके भीतर व्यभिचारिता विद्यमान थी। परिणाम यह हुआ कि यह जानकर जो मकान मालिक थे, उन्होंने भवन छोड़ने का आदेश कर दिया। बचपन में सारी कहानियां चलती थी। उसके पिता ने जब ये सुना तो उसने इच्छा व्यक्त की कि जो ऊपरी तल है, ऊपरी तल पर जो छत है उसका क्रय कर लो और वहाँ भवन का निर्माण होगा। जो निर्धारित था नियम यूके में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कि अगर 12 फुट की छत होती थी तो 12 फुट का निर्माण आवश्यक होता था। यानी जमीन बिकने के बजाय आकाश जहाँ बिकता था। इस प्रकार भारत से गए हुए एक चतुर और पिता का संगतनिष्ठ व्यक्ति जब अध्ययन के लिए अध्येता बन करके गया तो उसने क्रय कर लिया। 12 फीट आकाश छत से ऊपर क्रय कर लिया और भवन का निर्माण 11 फीट पर ही हुआ। बचपन में ये कहानियां हम लोग सुनते थे तो आश्चर्य होता था कि क्या विदेशों में आकाश बिकता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में भारत में भी आकाश बिकता है। खरीदने वाले खरीदते हैं, लेकिन जब भी संस्कार आते हैं तो बाहर से आते हैं, नदियां पर्वतों से आती हैं। भारत में तो माँ का स्वरूप मानी गई है और कभी उनके मुख से माँ शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। जहाँ छल कपट की दिशा मिलती थी, परिवार में भी छल कपट का भाव था।
और बाहर से लाई गई संपदा को पुत्र के साथ हर्ष में व्यतीत करना, चतुराई को व्यक्त करना, स्वाभाविक रूप से बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि उसमें संस्कारहीनता पैदा होती है। लेकिन जहाँ पर लोगों की धारणा संगत की होती है, साधुता की होती है, तो निसंदेह उनमें साधु प्रवृत्ति आती है और अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति भी उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं। जहाँ पर सत्संगत की कथा नहीं कही गई है, वहाँ के लोगों में संस्कार की विरुद्धता, चालाकी, दूसरे के आहरण की क्षमता और छल पूर्वक या विद्वेष पूर्वक प्राप्त किए गए, अर्जित किए गए जो धन है, अधिकार है, सत्ता है, उसके प्रति आदर का भाव जिस परंपरा में सदैव निहित रहा हो, निसंदेह भारत की परंपरा से वह विच्छिन्न रहेगा। यह स्थिति भारत के परिवेश में नकारी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है संगत से। बुद्धि में जड़ता क्या है? जब बुद्धि रुक जाती है तो जो संगति है, जो साथ है, जिसका अनुभव है, जिसका ज्ञान है, जिसका विस्तार है, वो दिशा देता है। अल्लाह उदल के लिए भी एक कहानी है जो देवा पंडित संकट के समय में अल्लाह उदल का साथ देते थे। माँ कवि जगनिक ने इसका वर्णन किया है। संगत अगर सही दिशा में है तो आदमी विपदा से निकल सकता है, लेकिन संगति अगर कुदिशा में है तो भ्रष्टाचार के लिए, छिनैती के लिए, डकैती के लिए यह प्रकृति बन जाती है। जब भी आक्रांताओं ने देश को आक्रांत किया है तो उनकी बौद्धिक जड़ता संहार की रही है, दमन की रही है। चाहे गोरी हो, गजनवी हो या बख्तियार खिलजी हो, जिन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को तहस नहस किया, उनका जो आचरण था, उनकी जो संगत थी, उसी की थी जिसने पिता की हत्या कराई हो, जिसने चचा की हत्या कराई हो और उसके बाद सत्ता ली हो, जिसने अपने पिता के साथ धोखा किया हो, छल किया हो, कारागार में डाला हो और नकली जो पीर बन करके समाज में अधिकारिता, सत्ता स्थापित करने की भावना जिसके भीतर विद्यमान रही हो, वह उसको न तो अपना भाई दिखाई पड़ता है, न तो उसको उसका पिता दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ती है वह सत्ता की अनंत। यह परंपरा जो लंबे अरसे से थी और बराबर छल पूर्वक सत्ता हथियाई गई, वह संस्कार जिसके मन में सदैव विद्यमान रहा, जिसके परिवार में उसका विस्तार, उसकी दृष्टि, उसके विचार सदा गूंजते रहे, उसकी बौद्धिक जो जड़ता है वह समाप्त होती है। जो दृष्टि रखने वाले, जो दूसरे की संपदा को, दूसरे के अधिकार को छीनने में सदैव संलग्न रहने वालों की दिशाएं मिलती हैं। जिनको कुटिया में ज्ञान मिलता है, जिनको नदियों के तट पर बोध प्राप्त होता है, जिनको पीपल के वृक्ष के नीचे रहकर अहिंसा का भाव उनमें पैदा हो जाता
वे इसके महत्व को क्या समझेंगे? मुगलों की कथाएं, खिलजी तुगलकों की गुलाम वंश की कथाएं जिस देश में सदैव प्रवाहित रही, जहाँ लुटेरों का देश के साथ विश्वासघात करने का वालों का महिमा मंडन हुआ, तो उनकी जड़ता को कौन दूर कर सकता है? क्योंकि जड़ता उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, जड़ता उसकी बुद्धि में है और बौद्धिक सामर्थ्य उसमें प्राप्त होती है। तो बौद्धिक जड़ता यानी बुद्धि की जड़ता को, जो बुद्धि की जड़ता को समाप्त करती है, वह संगति होती है। तो जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, सिंचति वाच सत्यम, जो बुद्धि की जड़ता को दूर करती है और वाणी का, सत्य वाणी का सिंचन करती है। मानुन्नतिम दिशति, मान, सम्मान और उन्नति की दिशा प्रदान करती है। साथ ही पापम पाप करोति, पाप से दूर करती है, पाप कर्म से दूर रहने की प्रेरणा देती है। वो कौन है? सत्संगति कथय किम न करोति पुरुषा, जो सत्संगति है पुरुषों के लिए क्या क्या नहीं करती है। बुद्धि की जड़ता को दूर, कटीली झाड़ियों में भी अपनी बौद्धिक विशेषता के कारण राह बना लेता है। जो ज्ञान की धारा में निरंतर प्रवहमान रहता है, वह ज्ञान की कुंजी, ज्ञान का स्वरूप निसंदेह प्राप्त करता है। जिसके भीतर ज्ञान के प्रति निष्ठा होती है और ब्रह्म ज्ञान की दिशा में जाता है, जिसके पास ग्रहों का बोध है, ब्रह्मांड की शक्ति का बोध है, जिसके पास ऋषित्व है, जिसके पास कल्याण है, उसकी संगति निसंदेह बुद्धि की जड़ता को, बुद्धि की मूर्खता को, बुद्धि की कुटिलता को, बुद्धि की नीतिगत दृष्टिहीनता को दूर करता है। लेकिन समाज में उनकी प्रशंसा होती है जो छल पूर्वक वे दूसरे की संपदा का हरण करते हैं, दूसरे के अधिकार को अपना सुख मानते हैं और वे उसमें मादकता दिखलाते हैं। नृशंस हत्याएं, नृशंस अत्याचार भारत की भूमि में जो हुआ है और वर्तमान परिवेश तक जिसकी पृष्ठभूमि संचरित है, इससे स्पष्ट है कि संगति का, सत्संगति का प्रभाव न तो शिक्षा में रहा है, न तंत्र में रहा है, न शासन में रहा है। यह स्वभाव हमारे भीतर सदैव विद्यमान रहता रहा है। किस प्रकार निर्यात में धन अर्जित किया जाए, आयात में भी धन अर्जित किया जाए, कमीशन खोरी कैसे प्राप्त की जाए, ये कथित आज़ादी के काल से ही इसकी शुरुआत है। और उसके पहले अंग्रेजों के मन में भी यही भाव था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह कहना पड़ा कि सब धन जात विदेश, सारा धन विदेश जा रहा है, संपदा जा रही है। यहाँ तक कि छोटे मोटे कारखाने भी विदेश में जाते हैं। वहाँ से विलायत से बन करके सुई आती है, सुई जैसी छोटी चीज जिसका महत्व तो बहुत अधिक है, जिस पर रहीम ने यह कहा है कि तलवार से किसी का मन जीता नहीं जा सकता, लेकिन सुई से जोड़ा जा सकता है। सुई से कपड़े जो है
जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जहाँ काम करे सुई, कहा करे तरवार। लेकिन प्रकृति में, भारत के इतिहास में यह स्वरूप सम्मान पूर्वक चित्रित किया गया, पाठ्यक्रमों में लाया गया। इसमें संदेह नहीं कि ऋषित्व की परंपरा को विनष्ट किया गया, अस्वीकृत किया गया और यह स्वीकार किया गया कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन अर्जित कर ले। बाप ने वही किया, दादा ने वही किया। उसके वंशानुगत संस्कार में, मुगलों की सेवा में यही प्रसरित रहा। वह जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार के अनुकूल यूरोप में ढल नहीं सका, निसंदेह भारत को ही यूरोप बनाने की दिशा में चलने लगा। तो सत्संगत का प्रभाव यह पड़ता है कि बुद्धि को, जड़ता को दूर करती है और उन्नति की दिशा में व्यक्ति को डालती है, पाप से दूर रहने की प्रकृति देती है। यह जो सुभाषित सत्संगत के संबंध में आया हुआ है, निसंदेह श्रद्धा का विषय है, आदरणीय है और भारतीय परिवेश में इसको लागू करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि संगत जो है सब प्रकार के कष्टों को दूर करती है, संपन्न भी बनाती है, साथ ही उनके भीतर ज्ञान का संचार करती है। वह जीवों के कल्याण के संबंध में सोचती भी है और उपकार का भाव जिनके भीतर निहित करती है। अभाव में भी दूसरों को भावस्थ करने की भावना जहाँ पैदा होती है वो सत्संगति होती है। विशेषकर वृद्धों के पास अपना समय बिताना संगत के गुणों को प्राप्त करना है। जब भी हमें कठिनाई होती है, वेदना होती है, तो जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनके पास संचरणशील जब हम होते हैं तो आपदा में, विपदा में, निराशा में, कुटिल परिस्थिति में भी से भी निकलने का ज्ञान होता है, शक्ति होती है, बोध होता है और इसको बनाए रखने के लिए सुभाषित के उस अंश को पाठ्यक्रम में अनिवार्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि धन आ सकता है, संपदा आ सकती है, शक्ति आ सकती है, अधिकार आ सकता है, लेकिन अगर संस्कार विनष्ट हुए तो सब कुछ नष्ट हो गया। इस नाते भारत के उस विशाल ज्ञान स्वरूप जो निधि है, परंपरा है, निष्ठा है, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। और यदि 100 में अगर 10 भी, 5 भी इस परंपरा, इस व्यवस्था में हो तो निश्चित ही 5 की संख्या 1000 में बदल सकती है। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार परंपरागत बन जाता है, संस्कार निर्माण करता है, संस्कार दिशा देता है, संस्कार प्रेरणा देता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समस्याओं से झेलना जानता है, क्योंकि जीवन एक युद्ध के समान है। प्रत्येक पग पर जीवन में समस्याएं, चुनौतियां बराबर आती हैं, उनको निष्ठापूर्वक उनसे सामना करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर दूध की कमी है, या अन्न की कमी है, फल की कमी है, चिकित्सा की कमी है, औषध की कमी है, तो इसका चिंतन करने वाला, इस पर विचार करने वाला जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करता है, राष्ट्र को संगठित करता है, देश को सुरक्षित कर सकता है।
और साथ ही नदियों के प्रति मातृत्व का भाव और पर्वतों की संस्कृति में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार के लिए, मर्यादा के लिए, आचरण के लिए और शुद्धता के लिए वह समाज को कुछ अर्पित कर सकता है, समाज में निर्माण की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे अनेक महापुरुषों की परंपरा भारत के अतीत में विद्यमान है। अतीत एक गोद है जिस गोद में व्यक्ति खेलता है और वर्तमान में अपना पांव रखता है और भविष्य के लिए अपनी दोनों बाहें विस्तार में डालता है। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के संयोजन में मानवता और राष्ट्र का विकास, देश के प्रति निष्ठा और नदियों, पर्वतों के प्रति आसक्ति, मर्यादा का भाव, श्रद्धा का भाव उसमें निहित हो रहता है।